नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम रूल 38 ट्रांसफ़र के बारे में। रूल 30 एक नया लाया गया सिस्टम है जिसके द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। ये पूरी तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके अंदर सारा एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र का, जिसमें आप इंटर सर्किल इंट्रा सर्किल दोनों तरह के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। तो मैं आज बताता हूँ आपको सारी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है इसके, रूल 38 के जनरल कंडीशंस क्या होती है। जनरल कंडीशंस ये कोई भी ऑफिशियल एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर विद इन सेम सर्किल ऑल्सो वो ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है या अनदर सर्किल के अंदर भी ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है, पर तब तक अप्लाई नहीं कर सकता जब तक उसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता। 1 ईयर कंप्लीट नहीं होने की भी एक शर्तें हैं। अगर 1 ईयर कंप्लीट नहीं है किसी एम्प्लॉय का तो वो किन कंडीशंस पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकता है या फिर रूल 38 के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो खुद की कन्वीनियंस के लिए ट्रांसफ़र को अप्लाई करता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, पर 2 चीज़ें हैं उसके अंदर होनी चाहिए। 2 तरीके हैं उसको लेने के लिए, या तो वो म्यूचुअल बेसिस पे ले, यानी जो बंदा सेम डिवीज़न इस डिवीज़न से अगर कोई एम्प्लॉय रिमूव हो रहा है तो अदर डिवीज़न से कोई और एम्प्लॉय उस डिवीज़न में शिफ्ट होना चाहिए, जिसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं। और एक प्रोसेस क्या है, विदाउट म्यूचुअल ट्रांसफ़र। दोनों तरह की हम बात करेंगे। अगर प्रोवाइडिंग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू अगर वो ट्रांसफ़र लेता है तो उसके अंदर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट को देखा जाता है। सेम ग्रेडेशन लिस्ट में वो रहेगा बंदा, जो ओरिजिनली जैसे रिक्रूट हुआ था वो उसी तरीके से होगा रिक्रूट हुआ। नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं, अगर बिना किसी अरेंजमेंट के या फिर बिना किसी म्यूचुअल एक्सचेंज के वो ट्रांसफ़र को अप्लाई कर रहा है तो वो जिस भी न्यू यूनिट के अंदर जा रहा है उस यूनिट के अंदर उसकी ग्रेडेशन लिस्ट के अंदर उसका रैंक जूनियर माना जाएगा। ये एक मैंने आपको 2 टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी। और अगर जो पहले रूल 38 की जगह पहले रूल 37 का प्रोविज़न हुआ करता था, अगर किसी बंदे ने रूल 38 के प्रोविज़न में अप्लाई करा है और वो ऑलरेडी रूल 37 के प्रोविज़न से एक बार ट्रांसफ़र ले चुका है तो वो रूल 38 के ट्रांसफ़र के लिए 3 साल तक एलिजिबल नहीं है। जब 3 साल का ट्रांसफ़र पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो रूल 38 की किसी भी यूनिट या आउटसाइड सर्किल या इनसाइड सर्किल के लिए अप्लाई कर सकता है आफ्टर 3 साल कंप्लीट होने के बाद। अब इसके और भी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे रूल 38 का अगर ट्रांसफ़र लेते हैं हम तो वो सेम कैटेगरी में होना चाहिए, यानी टाइप जैसा आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अगर आए हैं तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होगा। प्रमोटिंग है तो अगेंस्ट प्रमोटिव वैकेंसीज़ पे वो लोग रूल 38 का ट्रांसफ़र एप्लीकेबल होता है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आपने अप्लाई करा है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको रूल 38 अप्लाई होगा। ओबीसी से हैं तो ओबीसी के अगेंस्ट होगा, एससी है तो एससी की वैकेंसी के अगेंस्ट होगा, एसटी कैंडिडेट है तो एसटी कैंडिडेट की वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगा। अब इसके अंदर एक एग्जम्पशन जो मैं आपको बता रहा था, अगर कोई भी इसमें नॉर्मल कंडीशन ये है, कोई भी ऑफिशियल जिसका 1 साल कंप्लीट हो गया वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको 1 साल की में छूट दी गई है। जैसे कोई एम्प्लॉई हैं जो पीडब्ल्यूबीडी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, तो उनके लिए सर्विस का क्राइटेरिया नहीं है 1 साल का, वो विद 1 साल के पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एम्प्लॉई अपॉइंटेड ऑन कंपनसेंट ग्राउंड, अगर कोई एम्प्लॉई कंपनसेंट ग्राउंड पर अगर वो अपॉइंट हुआ है तो उसके लिए भी 1 साल की कोई कंपलसरी नहीं है। और तीसरा पॉइंट है, अगर कोई भी एम्प्लॉई या उसकी कोई डिपेंडेंट जो फैमिली है वो किसी टर्मिनल इलनेस से जूझ रही है तो उस केस में भी उसको 1 साल की का कंपलसरी नहीं है। बट जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर उसकी कोई फैमिली टर्मिनल इलनेस से जूझ रही है तो उस एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल सर्जन है उसके द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसको डिपार्टमेंट जो भी है, जो आपका जो डिवीज़न है वो उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद उन चीज़ों का अप्लाई किया जाएगा, उस बेसिस पे फिर आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। मतलब किसी भी रूल 38 के अंदर कोई भी ऑफिशियल एलिजिबल है 2 इंटर सर्किल ट्रांसफ़र के लिए और 2 इंट्रा सर्किल ट्रांसफ़र के लिए। पूरी एंटायर सर्विस के अंदर जो आपका पूरा एंटायर सर्विस का टाइम है उसके अंदर आप 2 बार इंटर सर्किल ट्रांसफ़र करा सकते हैं और 2 बार इंट्रा सर्किल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इंटर सर्किल और इंट्रा सर्किल ट्रांसफ़र में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। इंटर सर्किल का मीन्स मतलब होता है, इंटर सर्किल का बेसिकली मीन्स होता है एक सर्किल से आप दूसरे सर्किल के अंदर चेंज कर रहे हैं। मतलब जैसे नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए अपन समझें, आप बिहार सर्किल से हैं, अगर आप दिल्ली सर्किल के अंदर जाना चाहते हैं तो वो इंटर सर्किल ट्रांसफ़र कहलाएगा।
एक होता है इंट्रा सर्किल, जैसे आप बिहार सर्किल से हैं, अब बिहार सर्किल के अंदर ही आप डिवीज़न चेंज करना चाहते हैं तो वो इंट्रा सर्किल ट्रांसफ़र कहलाता है। तो 2 बार आप पूरी एंटायर सर्विस के अंदर 2 बार आप इंटर सर्किल या फिर इंट्रा सर्किल दोनों में से किसी भी ट्रांसफ़र को आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का गैप होना चाहिए किसी भी ट्रांसफ़र को अप्लाई करने के लिए, बट वो अगर सेम कैटेगरी का है तो। अगर सेम कैटेगरी का ट्रांसफ़र नहीं है तो कोई गैप की नीड नहीं है। कहने का मतलब बेसिकली ये है सिंपल शब्दों में, अगर आपने इंटर सर्किल ट्रांसफ़र एक बार ले लिया है तो अगर आप दोबारा इंटर सर्किल ट्रांसफ़र लेंगे तो आपको 3 साल का गैप चाहिए। पर अगर आपने फर्स्ट टाइम इंटर सर्किल ट्रांसफ़र लिया है, सेकंड टाइप इंट्रा सर्किल ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई गैप की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने न्यू यूनिट ज्वाइन करी उसके नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। छोटे से एग्जाम्पल के लिए उन्होंने समझाया है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई दी है समझा के अच्छे से। अब आगे बात करते हैं, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ चीज़ों को और जो बेसिकली प्रोसीजर है, आजकल ऑनलाइन है सारी चीज़ें। रूल 38 का एक पोर्टल बना दिया गया है, उस पर आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए आपको पहले अपने डिवीज़न से बोलना पड़ेगा ताकि वो सारी डिटेल्स आपके अपडेट करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। वो अपडेट करने के बाद आपको पोर्टल पे एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आप आपके एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, वो एक बेसिकली जो सबमिट या न्यू एप्लीकेशन जो होता है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP जैसे जनरेट होगा, आप OTP उसके अंदर पुट करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आप आपका पासवर्ड वो सेट कर सकते हैं, फिर आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब भी आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है। क्वार्टरली बेसिस पे रूल 38 में ट्रांसफ़र होता है, मतलब 3-4 बार लिस्ट जनरेट होती है 1 साल के अंदर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, प्रायोरिटी बेसिस पे। अब मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ थोड़ी रूल 38 के बारे में। एट द स्टार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जो आपके लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं है। मेन बेसिकली चीज़ें जो हैं वो उन पर हम बात करते हैं। इंटर सर्किल और इंटर सर्किल जो ट्रांसफ़र है रूल 38, उसको क्वार्टरली बेसिस पे कंसिडर किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। वैकेंसी को कब कैप्चर किया जाता है इसके अंदर, जैसे 1 से लेके 5 तारीख तक जो मार्च है, जून है, सितंबर और दिसंबर है, उसमें डिवीज़न के द्वारा वैकेंसीज़ को कैप्चर किया जाएगा डिवीज़न लेवल पे। और 1 से लेके 7 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर बाय सर्किल ऑफिस के द्वारा। फॉरवर्डिंग ऑब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट बाय कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट है वो रियल टाइम बेसिस पे उसको देखेगी रिक्वेस्ट रिसीव टिल लास्ट डेट ऑफ फरवरी। जैसे मार्च है तो मार्च वाले महीने के लिए फरवरी में जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है उनको देखेगी। जून है तो उसके लिए मई महीने में जिन जिन की रिक्वेस्ट आ चुकी है उनको देखेगी। अगस्त है, सितंबर है तो अगस्त महीने में जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है उनको देखेगी। दिसंबर में लास्ट लिस्ट जनरेट होती है तो नवंबर महीने में जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है और वेरीफाइड हो चुकी है उन लोगों को वो उनका एक्सेप्टेंस देखेगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ इंटर सर्किल ट्रांसफ़र, प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होगा? इंट्रा सर्किल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। इंट्रा सर्किल के प्रोविजनल अलॉटमेंट की डेट जो दे रखी है उन्होंने 11 तारीख दे रखी है, यानी मार्च में अगर रिलीज़ हो रही है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में रिलीज़ हो रही है तो 11 को रिलीज़ होगी प्रोविजनल अलॉटमेंट। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ इंट्रा सर्किल ट्रांसफर बाय एम्प्लॉई। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपको कोई भी डिवीज़न अलॉट हो गया है तो उसके बाद आपके ऊपर चॉइस है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो एक टाइमिंग दिया हुआ है। तो जैसे इंटर सर्किल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 12 से 14 तारीख दी हुई है, 12, 13, 14, यानी 3 दिन आपको मिले हुए हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के चारों महीने के अंदर अगर मार्च में आ रही है तो आपको 12 से 14 के बीच में एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना है उसको। ऐसे ही जून के अंदर 12 से 14 के अंदर डिक्लाइन करना है उसको। ऐसे ही सितंबर के अंदर 12 से 14 के अंदर डिक्लाइन करना है। ऐसे ही सेम दिसंबर के अंदर है। अप्रूव्ड लिस्ट कब आएगी? जैसे अगर आपने अप्रूव कर दिया किसी ट्रांसफ़र को, जो भी आपका ट्रांसफ़र आपने अप्लाई करा था, जो भी डिवीज़न आपको मिला है उसको आपने अप्रूव कर लिया, तो अप्रूव करने के बाद फाइनल रिलीज़ जो लिस्ट आएगी वो 15 को आएगी। 15 तारीख को फाइनल रिलीज़ जो लिस्ट है वो रिलीज़ की जाएगी 15 मार्च को, 15 जून को, 15 सितंबर को और 15 दिसंबर को। रिलीविंग के जो ऑर्डर हैं जस्ट उसके 1 महीने बाद आते हैं। रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉय अप्रूव्ड फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफ़र, इंटर सर्किल ट्रांसफ़र के लिए जो रिलीविंग के ऑर्डर है वो जस्ट 1 महीने बाद रिलीज़ किए जाएंगे। और आजकल नया ऑर्डर ये आ चुका है कि जैसे ही आपका रिलीविंग का ऑर्डर आएगा तो रिलीविंग के ऑर्डर के 1 महीने के बेसिस पे आपको डिवीज़न को रिलीव करना पड़ेगा। तो रिलीविंग के ऑर्डर कब आएंगे? जैसे मार्च, जून, सितंबर, अगर दिसंबर जो 4 मंथ दिए हुए हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो मार्च वाले महीने का अप्रैल के अंदर आएगा, जून वाले का जुलाई में आ जाएगा, सितंबर का अक्टूबर में आ जाएगा, दिसंबर का जनवरी में आ जाएगा।
अगर किसी बंदे के ऊपर कोई पेंडिंग डिसिप्लिनरी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रहा है तो उस केसेस में ये एक्सेप्शन है। उस केसेस में आपको डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कब रिलीव कर रहे हैं। उस केसेस में ये ऑर्डर आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा कि आपको 1 महीने के अंदर ही रिलीव किया जाए, ये कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं हम प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ इंटर सर्किल ट्रांसफ़र। इंटर सर्किल ट्रांसफ़र की अलग डेट डिसाइड की गई है, वो 17 तारीख डिसाइड की है। 17 जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया सेम वैसे ही है। 17 डेट है मार्च की, जून की, सितंबर की, दिसंबर की। एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल के लिए आपको फिर टाइम दिया जाएगा, वो 3 दिन का टाइम है आपका। 18, 19, 20 का डेट डिसाइड कर दी गई है इसमें। 18, 19, 20 से जो रिलीज़ करने का जो अप्रूव्ड लिस्ट का जो इंटर सर्किल ट्रांसफ़र की जो लिस्ट आएगी वो 21 तारीख को आएगी, यानी 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर एंड दिसंबर। और सेम पहले जैसी कंडीशन मैंने आपको बताई थी जो इंटर सर्किल के अंदर थी, 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। अगर 21 मार्च के अंदर अगर आपकी लिस्ट रिलीज़ हो रही है अप्रूवल की, तो 21 अप्रैल को आपको 1 महीने के अंदर डिवीज़न आपको रिलीव कर देगा। ये थोड़ा सा एक प्रोसेस है जो थोड़ा टिपिकल है, पर मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। इंटर सर्किल ऑब्लिक इंट्रा सर्किल ट्रांसफ़र इन द कैडर ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस। इंटर सर्किल और इंटर सर्किल ट्रांसफ़र जो है उसका प्रोसेस क्या है, फॉलोइंग मैनर क्या है, वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। वैसे टिपिकल है थोड़ा ये, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। सिस्टम एंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसमें दी हुई है, सिस्टम शैल कंसिडर ईच रिक्वेस्ट इन इट्स ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर ऑल यूनिट रिक्वेस्टेड बाय एम्प्लॉय इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सबसे पहले सिस्टम ये देखेगा कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखेगा कि किन बंदों ने क्या क्या अपनी प्रेफरेंस डाली है। उसके बाद वो अवेलेबिलिटी चेक करेगा। सेकंड पॉइंट जो है, सिस्टम शिल चेक अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन रिक्वेस्टेड यूनिट रिलेवेंट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कैटेगरी। आपने किस मोड से रिक्रूटमेंट को, किस मोड के रिक्रूटमेंट से आप आए हैं, किस मोड के रिक्रूटमेंट के लिए आपने अप्लाई करा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो वो चेक करेगा पहले, कैटेगरी क्या है आपकी वो चेक करेगा। आपने जिस यूनिट में अप्लाई करा है, यानी जिस डिवीज़न के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी, उस यूनिट के अंदर कितनी वैकेंसीज़ हैं उन चीज़ों को चेक करेगा। अगर वैकेंसीज अवेलेबल है, थर्ड पॉइंट ये है, वैकेंसीज अवेलेबल, सिस्टम विल चेक अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ इन पेरेंट यूनिट ऑफ एम्प्लॉय। अगर उस डिवीज़न के अंदर वैकेंसी अवेलेबल है तो फिर सिस्टम चेक करेगा कि आप जिस यूनिट के अंदर अभी काम कर रहे हैं, यानी पेरेंट यूनिट जो है आपका, उसमें स्टाफ की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इन केस वैकेंसी इज अवेलेबल, अगर वैकेंसी अवेलेबल है और पेरेंट यूनिट ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग वर्किंग स्ट्रेंथ ओवर एंड अबाउट 66.66% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब जिस डिवीज़न ने जितनी सैंक्शन लिमिट है उसके अगर 66.6% से ज़्यादा है उस पेरेंट डिवीज़न के अंदर एम्प्लॉइंग की स्ट्रेंथ, और वैकेंसी भी अगर आपकी अवेलेबल है, तो सिस्टम अप्रूव कर देगा ट्रांसफ़र को। ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आप किसी डिवीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपने जिस डिवीज़न में अप्लाई करा है उसमें सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं। सेकंड कंडीशन वो देखेगा, अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आप जिस डिवीज़न में हैं उसमें वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ पर प्रॉपर वर्किंग स्ट्रेंथ है या नहीं। उसका एक टर्म इन्होंने दिया हुआ है, 66.66% से ज़्यादा वर्किंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वो उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो फिर आपका सिस्टम अप्रूव कर देगा आपके ट्रांसफ़र को। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन में अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को नेक्स्ट ट्रांसफ़र सर्किल के लिए कंसिडर किया जाएगा, यानी आपको अप्रूव नहीं किया जाएगा ट्रांसफ़र। नेक्स्ट जो मंथ में आपका रिलीज़ होगा उसके लिए आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अबव प्रोसेस विल बी रिपीटेड, सेम प्रोसेस अगेन रिपीट किया जाएगा इन द प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सेम प्रोसेस को अगेन रिपीट किया जाएगा। सेम यही प्रोसेस इंट्रा सर्किल का है फॉर PA/PO ऐसे के लिए। फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। सिस्टम शैल कंसिडर ईच रिक्वेस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर ऑल यूनिट रिक्वेस्टेड बाय एम्प्लॉय इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो पहले चेक करेगा कि आपकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ क्या है। सेकंड पॉइंट क्या है, सिस्टम चेक अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन रिक्वेस्टेड यूनिट। दूसरा है वो अवेलेबिलिटी को चेक करेगा कि रिक्वेस्टेड यूनिट के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर सीट्स हैं तो फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इफ़ वैकेंसी इज़ अवेलेबल। अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो सिस्टम चेक करेगा कि आपकी जो पेरेंट यूनिट है उसके अंदर स्टाफ की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर स्टाफ की अवेलेबिलिटी है, पेरेंट यूनिट के अंदर वैकेंसी भी अवेलेबल है, 66% से जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो सिस्टम आपके ट्रांसफ़र को अप्रूव कर देगा। सेम अगर दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिस्टम आपके ट्रांसफ़र को आगे बढ़ा के प्रोसेस कर देगा। सेम पूरा प्रोसेस सेम है, ये मैंने इंट्रा सर्किल का बताया था। नीचे सेम डिटेल्स इंटर सर्किल की भी दी हुई है, जो PA/ऐसे है उसमें भी सेम ही कंडीशन है, कुछ नया नहीं है उसके अंदर। तो मैंने आपको ये डिटेल बता दी है किस तरीके से चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र का बेसिकली फंक्शन क्या है, कैसे रूल 38 वर्क करता है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसमें कुछ और चीज़ें जो बच रही है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आफ्टर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र, लास्ट जो लिस्ट जो है 9th नंबर जो है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र,
लिस्ट ऑफ इंट्रा एंड इंटर सर्किल ट्रांसफर शैल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा जब आपका अप्रूवल हो जाएगा ट्रांसफ़र का, तो सिस्टम एक जनरेट करेगा उसको और बिकम अवेलेबल इन सर्कल ऑफ डिवीज़न लॉगिन। डिवीज़न के जो लॉगिन है और सर्किल के लॉगिन पे भी वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सिस्टम जनरेटेड जो ऑर्डर है उसको कोई इंक सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोलिंग यूनिट के द्वारा उसको ऑटोमेटिकली सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है, तो डायरेक्टली उसको प्रोसेसिंग में माना जाएगा। बट ऑफिशियली अप्रूव्ड फॉर ट्रांसफर अंडर रूल 38 विल बी रिलीव विद इन 30 डेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर इन सर्किल ऑफ डिवीज़न लॉगिन। डिवीज़न लॉगिन के अंदर जैसे ही वो सिस्टम या जो भी ऑर्डर है वो जैसे ही पहुंचेगा वहाँ पर डिवीज़न लॉगिन या फिर सर्किल लॉगिन के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिवीज़न को आपको रिलीव करना है। पर कुछ केसेस के अंदर वो चीज़ें बढ़ भी सकती है। अगर कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर रहा है, डिलेइंग इज़ रिलीविंग ऑन ट्रांसफ़र, कोई ऑफिशियल चाहता है कि मेरा ट्रांसफ़र थोड़ा, मैं खुद ही चाहता हूँ कि मुझे कोई रीज़न है या कोई काम है या कोई ऐसा रीज़न फंसता है मुझे कुछ चीज़ों का कि मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझे कुछ टाइम मिल जाए मतलब, तो वो उसको एक रिक्वेस्ट लेटर सेंड करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे उसको मैक्सिमम 60 दिन का डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, जिस दिन से वो ऑर्डर अवेलेबल हुआ है सिस्टम पे डिवीज़न की साइट पे, उस दिन से 60 दिन उसको बढ़ा दिए जाएंगे। 60 दिन के अंदर 60 दिन का वो प्रोसेस का टाइम ले सकता है, ताकि वो अपने 60 दिन के बाद उसको वापस वो चीज़ आपका ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर इन केस ऑफ वुमेन एम्प्लॉय, अगर कोई महिला है उसके केस में रूल 38 अगर अप्रूव्ड हो चुका है वाइल बीइंग ऑफ मैटरनिटी लीव, अगर मैटरनिटी लीव के केसेस में अगर वो अप्रूव्ड हो चुका है तो उस ऑफिशियल को रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक उसकी मैटरनिटी लीव ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये बेसिक पूरा प्रोसेस था जो उसके अंदर सारी चीज़ें थी, लगभग सब मैंने कवर कर दिया है। रूल 38 का बेसिकली यही प्रोसेस है, रूल 38 के थ्रू ट्रांसफ़र करने का। उसके पोर्टल को कैसे लॉगिन करते हैं उसके वीडियो भी मैं कुछ टाइम बाद आपके सामने लेके आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।